अच्छा, एक मिनट। आज का टॉपिक है फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे क्या कहता है, देखो पहले लॉ में उसने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ था कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिसिटी पास के। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी सेम रखी है, सॉरी पास की है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दूंगा उतना वेट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा डिपॉजिट होगा। अब उसने देखा कि आप सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करें, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दो, सेम कर दो। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अब उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सेम रखी, पास्ट, ठीक है। कहाँ, इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को सेम रखा और इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग कर दी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, सपोज करो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका Ag वाला, AgNO3, और एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये आपके पास Zn, ठीक है, जिंक सल्फेट। अब इसमें उसने एक इलेक्ट्रोड रखा, इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रखा, तो उसने देखा कि किस इलेक्ट्रोड में इसमें Ag डिपॉजिट होगा, इसमें Zn डिपॉजिट होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास की है तो Ag ज्यादा होगा या Zn ज्यादा होगा या दोनों सेम होंगे, तो क्या ऑप्शन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, बताओ, Ag या Zn या दोनों सेम। तो उसने अगर इलेक्ट्रिसिटी हमने सेम पास की है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिप्लाई करो। विनीत, हाँ, और इसके अलावा इसमें देखो उसने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए सपोज, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज directly proportional to its equivalent weight। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका डिपोजिशन भी ज्यादा होगा। तो हम चेक करते हैं, देखो Ag है, Ag का मोलर मास होता है 108 एटॉमिक मास और इसमें 1 चार्ज होता है। Zn का होता है 65 और इसका 2 चार्ज होता है। तो ऑब्वियस बात है कि Ag ज्यादा होगा और Zn कम होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको। सेकेंड लॉ में उसने क्या ट्राई किया कि अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इक्विवेलेंट वेट पे। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे Ag ज्यादा होगा क्योंकि Ag का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू Zn। तो क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट, एनी डाउट, यस नो? यस सर। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कहा वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ Zn इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, जिसका यहाँ लिखा आपने नाम उसी को ऊपर लिखना है आपने, और अपॉन जिसका अपॉन में लिखा है वो अपॉन में आएगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। कोई भी दो कंपाउंड दिए होंगे आपको
और उसके लिए निकालना होगा। तो आपको क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन में पूछेगा वो कि अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी और जो Zn है ये 5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो बताओ कि जो Ag है वो कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इसमें। तो करना क्या आपने, अभी मैंने कहा इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप। मैंने लिखा वेट ऑफ Zn अपॉन वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ठीक है, इसका भी हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला था 32.5, इसका हमने निकाला था 108, ये आपको दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका वेट निकल जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑफ Zn इज इक्वल टू 32.5 इंटू 5 अपॉन 108, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ Zn। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें केवल एक इंफॉर्मेशन दी होगी आपको, क्या, वेट ऑफ Zn या कोई भी एक कंपाउंड का, और आपको दूसरे का वेट पूछा होगा। इक्विवेलेंट वेट गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ये खुद निकालना पड़ता है। तो थोड़ी चीजें आनी चाहिए, ज्यादा नहीं है आपके पास। Zn, Ag, Cu इस तरीके से 4-5 है, उसे आप लर्न कर लोगे तो उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हुआ? एनी डाउट? अब लास्ट है, इसमें एक और हेडिंग है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो गया NF। ध्यान रखना, N का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा, सपोज करो कॉपर है, कॉपर से CuSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर का चार्ज 0 है और यहाँ पे कॉपर का चार्ज +2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बोलेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए या इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू होती है 96500, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0003 और ये 9 कूलम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। Q इज इक्वल टू NF। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे वो कहेगा यहाँ से कि Zn है और इससे ZnSO4 में चेंज करना है, तो इसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो इसमें ध्यान रखो, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए कितना है, 1 मोल ये हो रहा है, तो इसमें कितने ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 0 चार्ज है, इसमें +2 चार्ज है, तो 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, यानी 2 इंटू सेम आंसर। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि यहाँ पे मैंने 5 मोल ऑफ Zn दे दिया आपको, 5 मोल ऑफ Zn, तो अगर 5 मोल होगा तो ये भी 5 बनेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी ये आएगी फॉर 1 मोल। और आपको जितना मोल पूछा होगा क्वेश्चन में, उस मोल के लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा। अगर मोल नहीं दिया, आपको ग्राम में दे दिया है, ठीक है, अगर उसने बोला कि जो Zn है ये आपके पास 30 ग्राम है, 30 ग्राम Zn है, अब बताओ कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो पहले आपने क्या करना है, 1 मोल के लिए निकाला आपने इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना आ गया, 2 इंटू 96500। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ Zn का वेट कितना होता है, अभी हमने कहा था 65 ग्राम, तो 65 ग्राम ऑफ Zn के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड में कर देंगे हम लोग अपॉन 65, और 30 ग्राम के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके पास जो आपको मिलेगा। अब पूछो, इसमें कोई डाउट है? ग्राम में भी दे सकते हैं वो, मोल में भी दे सकते हैं वो, और सिंपल भी दे सकते हो, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एनीवन? तो Q इज इक्वल टू NF है फॉर 1 मोल, बस इतने ही फॉर्मूले। तो फेराडे के कौन कौन से फॉर्मूले याद रखते हैं, देखो, फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है
W इज इक्वल टू जेड क्यू या फिर जेड आई टी, और Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 IT। ठीक है, यानी Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। फेराडे का मतलब आपको पता है 96500 कुलाम होता है। ठीक है, और ये तो आपका बना पहले लॉ से। सेकेंड लॉ से क्या है, वेट ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी ले लो, बी ले लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, बस यही फॉर्मूला है। और तीसरा जो इसमें एक और फॉर्मूला आता है, Q इज इक्वल टू एन एफ, ये है फॉर 1 मोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको फेराडे लॉ से करने हैं। हाँ बताओ, कोई डाउट किसी को? इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन है आपके पास फेराडे लॉ में। परसों से हम क्वेश्चन आंसर करने लग जाएंगे, कल आपका लगभग फिनिश हो जाएगा पूरा। कोई भी डाउट रहता है तो परसों से 2-3 दिन है, उसमें आप इस कोई भी टॉपिक को पूछ सकते हो रिपीटेडली। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो अभी भी। क्लियर फेराडे लॉ? अब देखो नेक्स्ट हेडिंग में आ जाते हैं हम लोग। अब छोटी छोटी हेडिंग करते हैं, जैसे कंडक्टर क्या हुआ, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर कौन सा होता है, जो द सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है किसमें, पास होने के लिए, थ्रू देम, अपने से पास होने देता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी में बैठे आप लोग, तो कंडक्टर क्या करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ के आता है। आप यहाँ से स्टैंड में बैठे गाड़ी में और आप यहाँ तक पहुँच गए, तो क्या है, कंडक्टर क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसे अलाउ करेगा अपने थ्रू, प्रोड्यूस नहीं करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी आप कहीं से दोगे, ये केवल यहाँ से यहाँ तक उसे पास करेगा, बस अपने से थ्रू उसे ले जाने देता है। जैसे आपने वायर लिया, तो वायर में कोई करंट नहीं होता है, लेकिन जैसे आपने इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे, क्या होगा, इसमें करंट आएगा आपके पास, तो ये क्या है, आपका कंडक्टर हो जाएगा। और अगर आप वुड लेते हो, ये तो वायर ले लिया आपने, वायर की जगह पे वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है तो ये नॉन कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर द सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, ऐसे इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन कंडक्टर। जितने भी मेटल होते हैं लगभग वो कंडक्टर में आते हैं। नॉन कंडक्टर का मतलब होता है विच डू नॉट अलाउ, ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने से पास नहीं होने देते। ठीक है, जो वायर होती है, देखा आपने, इस वायर के बाहर इंसुलेटर लगा होता है, इस वायर के बाहर एक वो देखोगे आप लोग, तो इसको आप पकड़ते तो आपको करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आपको बचाने के लिए होता है, तो ये इंसुलेटर है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर के भी दो टाइप होते हैं। कंडक्टर के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और सेकंड है इसमें मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक में आपने देखा होगा जितने भी वायर्स हो गए, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जो भी वायर्स वो है मेटल्स हैं, ये सब मेटल में आएंगे, मेटालिक कंडक्टर में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट आएगा आपके पास, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे NaCl सॉल्यूशन, तो इसमें क्या करेगा, आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा उसे कहते हैं मेटल। मैंने मेटल में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रही है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है,
आयंस के थ्रू हो रही है। जैसे इसमें टूटेगा तो Na+ होगा और Cl- होगा, वाटर होगा तो H+ होगा, OH- होगा। तो जब आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और जब इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक से पता आपको चल रहा है मेटल, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्यूशन है लेकिन जिसमें चार्ज होगा, विदाउट चार्ज वाला नहीं होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये नहीं होनी चाहिए। आयनिक कंपाउंड कोई भी जिसमें आयंस होंगे, ठीक है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी कि द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू आयंस। और यहाँ पे क्या होगा, द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, दैट इज कॉल्ड मेटलिक कंडक्टर। जितने भी आपने वायर देखे, कॉपर हो गया आपका, जो भी मैंने अभी नाम लिया था ये, और इसमें आयंस हो गए। तो ठीक समझ में आई है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटलिक कंडक्टर। एनी डाउट? यस, नो? नो? Ag मीन्स सिल्वर। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट है इसके पास, हमारे पास डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये समझने के लिए होते हैं कॉन्सेप्ट, हमें समझना होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक और एक है मेटेलिक, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने प्रॉपर्टीज। पहली चीज मैंने वही लिख दिया जो मैं आपको डिफाइन में बता रहा था। डिफाइन में क्या बता रहा था मैं आपको, कि जो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है। ये होता है आपका मूवमेंट ऑफ आयंस, और इसमें होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली चीज हो गई। दूसरा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, तो क्या इसमें कोई केमिकल चेंज होगा? नो। इसमें यस, क्योंकि केमिकल चेंज होगा तभी तो आयंस होगा। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो अगर ये केमिकल चेंज नहीं करेगा तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? ठीक है, इसमें केमिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर। ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है कि कोई भी चीज मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। कैसे? जो प्लस चार्ज है यानी कैटायन है, ये कहाँ मूव करेगा? कैटा ये जाएगा प्लस के पास, और जो माइनस वाला है ये कहाँ मूव करेगा? सॉरी, ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, कैथोड के पास, और ये माइनस वाला जाएगा एनोड के पास। यानी ट्रांसफर होगा तभी तो मूवमेंट होगा, यानी तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा। तो इसमें क्या होगा? मैटर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। मेटल में क्या है, एक तो वायर है, इलेक्ट्रॉन चलती जा रही है, तो कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। चौथा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था मेटल के केस में कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है? लेस हो जाती है, और इसमें इंक्रीज होगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उतने आयन ज्यादा टूटेंगे। और लास्ट है लॉ। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ये फेराडे लॉ को फॉलो करता है, जो मैंने अभी बताया फेराडे लॉ। फेराडे लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, और ये है जो मेटलिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये आपके पास कितने हो गए? 5 डिफरेंस हो गए। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है आयंस की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से। केमिकल चेंज इसमें नहीं होता, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें केमिकल चेंज होगा यानी आयंस टूटेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ट्रांसफर ऑफ मैटर यहाँ पे बिल्कुल होगा, क्योंकि जब प्लस माइनस की तरफ जाएगा, माइनस प्लस की तरफ जाएगा,
तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू मूव करते जाते हैं। टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और रूल है अभी फैराडे लॉ बताया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट को फॉलो करता है, जबकि इसमें ओम्स लॉ है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्लियर हो गया ये? एनी डाउट? यस नो कुछ रिप्लाई करो अगर कुछ कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नो? चलो आगे बढ़ जाते हैं, या मैसेज में लिख दो। अब देखो नेक्स्ट है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये छोटी छोटी चीजें जो बेसिक्स हैं, बस बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले नेचर बहुत जरूरी है, हर एक में मैंने आपको नेचर बताया पहले। इससे कैसे पता चल रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कंडक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि इससे ज्यादा आयंस मिलेंगे हमें। स्ट्रॉन्ग मतलब जो कंप्लीटली टूट जाता है, तो ये गुड कंडक्टर होगा। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि वो कम टूटेगा। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, जितना स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा उतना कंडक्टर अच्छा होगा, यानी उतना इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, और जितना वीक ज्यादा होगा उतना बेकार कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया नेचर। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन में हम देखते हैं डाइल्यूशन का। आपको ये तो पता है कि जितना हमने डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे उतना क्या होगा? कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा। कंडक्शन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन से, जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, आयंस ज्यादा कैसे होंगे? जब हमने उसे डाइल्यूट कर दिया, जितना डाइल्यूट ज्यादा करेंगे यानी वाटर ज्यादा ऐड करेंगे उतना कंडक्शन ज्यादा होगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी। तो इसमें कोई डाउट है? थर्ड मैंने आपको बताया टेम्परेचर का। टेम्परेचर में अभी कहा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। रीजन क्या है? कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना क्या होगा? डिसोसिएशन ज्यादा होगा, केमिकल डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा, और डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। फोर्थ आता है इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। आयोनाइजेशन का मतलब ब्रेकडाउन होना, तो जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा उतना कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। फिफ्थ वन आता है इसमें इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो आयंस टूटेगा ही नहीं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो टूटेगा नहीं। जैसे ए और बी बहुत मजबूत है, अगर ये टूट ही नहीं रहा है तो ये आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जब हमें आयंस ही नहीं मिल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबका रीजन यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए।
एक और एक दो पॉइंट ले लेते छोटे छोटे से। 6 है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कौन कितना गाढ़ा है। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आयंस का मूवमेंट कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाढ़ा कब होता है वो, जब वो इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, तभी तो पास पास होते हैं वो। तो जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा विस्कस हो जाता है, विस्कस मतलब गाढ़ा हो जाता है, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, वो मतलब फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग। तो ये समझ में आया आपको, ये बेसिक से केवल समझने के काम आएगा आपके। एनी डाउट? अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये किसे चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। और ये ठीक इसका अपोजिट है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस दोनों का ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो किसको किस में चेंज करता है, वो करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो सेकंड पॉइंट हमने कहा था एनोड, इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो इसमें एनोड और यहाँ पे कैथोड, इसमें भी एनोड और कैथोड। साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसका फिक्स होता है प्लस, इसमें फिक्स होता है माइनस, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, एनोड नेगेटिव और कैथोड का पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो दो चीज हो गए, पहला डेफिनेशन, दूसरा इलेक्ट्रोड। केवल इसी केस में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे केस में यही चलता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है आयंस आर डिपोजिटेड। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होते हैं कि एनोड और कैथोड दोनों में डिपोजिशन होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। कैसे होता है, जैसे मैंने कहा NaCl, आपने हीटिंग करी तो क्या होगा, ये Na प्लस होता है, ये Cl माइनस होता है, तो ये कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, प्लस चार्ज है तो माइनस यानी कैथोड में डिपोजिट होगा, और ये कहाँ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह डिपोजिशन हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें केवल कहाँ पे डिपोजिशन होता है, इसमें केवल कैथोड में डिपोजिशन होता है, ओनली कैथोड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कैथोड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जैसे मैंने कॉपर दिखाया था आपको, इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और एक कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। तो जो डिपोजिशन होगा वो कहाँ पे होगा, ओनली इन कैथोड। एनोड में क्या होता है, एनोड में डिपोजिशन नहीं होता, ये डिक्रीज होने लगता है। ये तो डिपोजिट हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज होता है एनोड। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था रॉड है और यहाँ से Zn बाहर निकलता जाता है कंटिन्यूसली। ठीक है, जब Zn बाहर निकलेगा तो क्या होता है, Zn2 प्लस और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो कम होती चली जाती है। तो इस केस में डिपोजिशन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे केवल कैथोड में डिपोजिशन होता है आयंस का, और यहाँ पे दोनों जगह पे होता है, कैथोड और एनोड में। ठीक है, समझ में आई है? बताओ।
यस नो? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट है, देखो इसमें फोर्थ वन इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो कंसंट्रेशन होता है, देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक और ये है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी या इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये डिक्रीज होता चला जाएगा, कम कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस में चला गया, दूसरा माइनस में चला गया। जैसे मैंने कहा था NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, तो ये Na कहाँ चला गया? इलेक्ट्रोड में चला गया, Cl यहाँ से दूसरे में चला गया। तो धीरे धीरे करके दोनों निकलते चले जाते हैं, और जब ये निकल जाएंगे तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूअसली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दो साइड आपके पास, एक है एनोड और एक है कैथोड। कैथोड में डिक्रीज होता चला जाता है, लेकिन एनोड में इंक्रीज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रोड है तो यहाँ से Zn2 प्लस निकल के सॉल्यूशन में चला गया, तो सॉल्यूशन में जितने Zn2 प्लस जाएंगे उतनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रोड था, तो जो Cu2 प्लस सॉल्यूशन में था, ये डिपॉजिट हो रहा है किधर? इलेक्ट्रोड की तरफ, इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। क्लियर है? ये वाला समझ में आ गया ना सबको? कंसंट्रेशन इसमें इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज होती है हमेशा, इसमें एनोड में इंक्रीज होता है जबकि कैथोड में डिक्रीज होता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि इलेक्ट्रोड को हम कहाँ फिट करते हैं? इलेक्ट्रोड इज फिटेड, जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है इसमें एक ही वेसल में, सेम वेसल में दोनों इलेक्ट्रोलाइट को फिट कर देते हैं हम, दोनों इलेक्ट्रोड को, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड को हम फिट करते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में या डिफरेंट वेसल में रखा जाता है। और इसमें क्या होता है? सेम इलेक्ट्रोलाइट में हम प्लेस करते हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइट लिख लो। तो इसमें सेम इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं, जैसे हमने ये किया था, ये इलेक्ट्रोड फिट कर दिया, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या होता है कि एक वेसल ये था, एक ये था, इसमें इलेक्ट्रोड फिट किया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे अलग रखा है हमने ZnSO4 और यहाँ पे CuSO4, यानी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड फिट किए, जबकि यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड फिट किए। तो 5 डिफरेंस है इसमें। एक और लिख सकते हैं कि ये वाली जो है ये है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब रिएक्शन होगी, और ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप रिएक्शन हो रही है, क्योंकि अपने आप बिजली बन रही है, इससे इलेक्ट्रिसिटी खुद बन रही है। तो ये स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुए डिफरेंस? इज इट क्लियर? देयर इज 6 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनी डाउट? बताओ, यस नो? नो सर। नो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, 1 मिनट बचा हुआ है, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन करो इससे, ठीक है? मैं ऑफ करता हूँ, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।